नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ठीक ठाक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे और ए टू जेड पॉइंट पढ़ेंगे, एकदम धड़ाधड़ पढ़ेंगे, एकदम पूरा मजे मजे से, ठीक है ना। और साथ में याद करते चलेंगे। हम बोलेंगे 5 बार, कम से कम आप 2 बार जरूर बोलेंगे। क्लास में ही साथ में ही याद करते चलना है, ठीक है ना। कम से कम एक चीज को अगर 20 बार पढ़ेंगे तो कैसे नहीं, ऐसे कैसे नहीं याद होगा, ठीक है ना। बस पढ़ाई का एक ही तरीका है, पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए, एकदम पूरा जबरदस्त याद होगा, ठीक है ना। तो एकदम याद कराने की गारंटी हमारी है, ठीक है ना। बस आप सपोर्ट में बने रहिए और साथ में बने रहिए, ठीक है। तो ये बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह, क्लास 6 से 12 तक जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें सारा पॉइंट दिया गया है। और इसका राइटर है महेश कुमार वर्माल और कुणाल वर्मा, इसका क्या है, राइटर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का जलवा में क्या है ना। तो निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन है ना, इसको क्या बोल दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग बोला जाता है। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता। देखिए 4-5 बार एकदम कोई भी चीज को बोल बोल के पढ़ने से या फिर ऐसे याद सुनने से भी याद हो जाता है, ठीक है ना। तो साथ में लास्ट तक बने रहिए, एकदम पूरा धकाधक। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो चुनाव आयोग को प्राप्त है। कोई भी दल है, कोई भी राष्ट्रीय हो, है ना, कोई भी राजनीतिक अगर दल अगर राष्ट्रीय अगर बनना चाहता है, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल कोई भी हो, ठीक है ना। अभी फिलहाल में जो आप पार्टी है उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है, ठीक है ना। तो वो कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। कुछ ऐसा पार्टी होता है कि जो क्षेत्रीय होता है, किसी स्टेट में ही प्रॉपर तरीके से काम करता है ना। लेकिन कुछ ऐसा दल है कि जो पूरे देश में काम करता है, पूरे देश के में वो अपना क्या कैंडिडेट को क्या कर सकता है, खड़ा कर सकता है। तो ये कौन देता है, अधिकार कौन देता है, मान्यता कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। या तो उसका जो कब तक निर्वाचन जो आयुक्त का जो पदाधिकारी है, पदावधि है, निर्वाचन आयुक्त का जो व्यक्ति होगा, अध्यक्ष होगा, वो कब तक रह सकता है, या तो 6 वर्ष तक रह सकता है, नहीं तो 65 वर्ष तक की आयु तक रह सकता है। यानी ये उसका 6 वर्ष पूरी गया तब वो हट सकता है, या फिर पहले ही उसका 65 वर्ष पूर गया, 6 वर्ष पूरा नहीं है, पता चला कि 2 साल रहा, उसका 65 वर्ष पूर गया, तब क्या हो सकता है, उसी वही 2 साल के दरमियान क्या कर जाएगा, वो हट जाएगा। अगर उसका उम्र मतलब कि उसका उम्र है लगभग 50 वर्ष या फिर 55 वर्ष, तो वो तो 6 वर्ष तक कार्य करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो या तो 6 वर्ष पहला कंडीशन है, या तो 65 वर्ष हो जाना चाहिए, नहीं तो दूसरा कंडीशन क्या है, 6 वर्ष तक कार्य करेगा वो, ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार अब मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। देख लीजिए 2023, मार्च 2023 की बात करते हैं। तो मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना फैसला दिया, बोला अब जो मुख्य चुनाव को आयुक्त होगा, अब मुख्य चुनाव जो आयुक्त होंगे वो किसके किसके प्रावधान से होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, है ना, प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष, पहला प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। यदि विपक्ष का नेता उपलब्ध न हो तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के प्रमुख, जो विपक्षी दल के सबसे बड़े प्रमुख है ना, सबसे बड़े ओहदा पर है, वो शामिल होंगे।
दल का प्रमुख इस समिति का सदस्य होगा। जब तक संसद इस विपक्ष पर कानून नहीं बनाती तब तक यही व्यवस्था लागू रहेगा। ठीक है ना। दूसरी बात क्या बोल दिया है, यदि विपक्ष का नेता उपलब्ध न हो तो लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल का प्रमुख, लोकसभा के सबसे जो बड़े विपक्षी दल का जो प्रमुख होगा इस समिति का सदस्य होगा। जब तक संसद इस विषय पर कानून नहीं बनाती तब तक यही व्यवस्था लागू रहेगी। अगला बात क्या बोल रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो दूसरा सवाल ये भी पूछ सकता है, अनुच्छेद 224 के अंतर्गत किसका प्रावधान है। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग की प्रावधान किया गया है। तो 324 के अंतर्गत किया गया है। तो 324 का विषय क्या है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान। 324 का क्या विषय है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान। अनुच्छेद 324 का विषय है निर्वाचन आयोग का प्रावधान। 324 का क्या विषय है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान है 324 में। ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग, निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद। निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते चलेंगे और 4-5 बार पढ़ेंगे, याद करेंगे, याद तो करवा के छोड़ेंगे। ठीक है ना। ऐसे नहीं जाना है, याद करके एकदम पूरा कंप्लीट तब जाना है, ऐसे नहीं जाना है। ठीक है। अनुच्छेद 324 का क्या विषय है, अनुच्छेद 324 का विषय है चुनाव कार्यों के अधीक्षण, चुनाव कार्य के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत क्या कहा गया है, अनुच्छेद 324 का विषय है चुनाव कार्य के अधीक्षण, चुनाव कार्य के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 324 का क्या विषय है, चुनाव कार्य के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में क्या है, निहित है। अनुच्छेद 325 का क्या विषय है, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। ठीक है ना। तो वो नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति है, अगर धर्म, नस्ल और जाति और लिंग के आधार पर अगर अयोग्य घोषित कर देगा, ऐसा नहीं चलेगा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, 325 के अंतर्गत। अनुच्छेद 325 का विषय है चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है, या फिर इसी आधार पर शामिल होने का दावा भी वो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। उसको अयोग्य भी नहीं करार दे सकते हम लोग, और इसी आधार पर वो शामिल होने के लिए दावा भी नहीं कर सकता। ठीक है ना। कौन सा अनुच्छेद में बोला गया, अनुच्छेद 325 में। अनुच्छेद 325 का क्या विषय है, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 326 का क्या विषय है, अनुच्छेद 326 का विषय है लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकारों के आधार पर संपन्न होगा। अनुच्छेद 326 का विषय है लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होगा। अनुच्छेद 326 का विषय है लोकसभा अथवा विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होगा। अनुच्छेद 326 का विषय है। अनुच्छेद 327 का क्या विषय है, अनुच्छेद 327 का विषय है विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 327 में कहा गया है। अनुच्छेद 327 का विषय है विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 327 में कहा गया है विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 327 में कहा गया है। अनुच्छेद 328 का क्या विषय है, अनुच्छेद 328 का विषय है राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। किसके बनाने की शक्ति, चुनाव
चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति अनुच्छेद 328 में कहा गया है। अनुच्छेद 328 का क्या विषय है? राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति अनुच्छेद 328 में कहा गया है। अनुच्छेद 329 में क्या कहा गया है? चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, है ना। अनुच्छेद 329 में कहा गया है चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 329 में कहा गया है चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 329 में कहा गया है चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 329 के क में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 329 के क में कहा गया है प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान निरस्त करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 329 के क में कहा गया है प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान को निरस्त के बारे में अनुच्छेद 329 में कहा गया है। अनुच्छेद 329 में कहा गया है। अगला है आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? तो दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, यानी 2/3 बहुमत मिलना चाहिए संसद के दोनों सदन से कितना बहुमत मिलना चाहिए? 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। तब मुख्य चुनाव आयुक्त को किया जा सकता है? उसके पदों से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। याद तो करवा के मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे, है ना। अगला है 61वें संविधान संशोधन 1989। 61वें संविधान संशोधन 1989। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी 1989 से पहले जब चुनाव होता था तो मतदान करने की जो वर्ष अवधि थी कितना थी? 21 वर्ष। किसी भी मतदाता का उम्र 21 वर्ष से अगर कम है, अगर 1989 से पहले, तो वो वोट नहीं गिरा सकता है। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष का उम्र का है तो वो क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। ठीक है ना। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? तो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्तियों को। अगर संसद कोई व्यक्ति को अयोग्य करार दे देगा, किस कंडीशन में अयोग्य करार देगा? जब वो व्यक्ति न्यायालय
कोर्ट है उसमें अपराधी घोषित हो गया है ना, वो अपराध किया है, अपराधी घोषित कर हो गया, तब वो व्यक्ति क्या हो सकता है, चुनाव लड़ने की अयोग्य होगा, चुनाव नहीं लड़ सकता है, उस पर अपराधी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। भारत में मताधिकार और निर्वाचित, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार है? तो विधिक अधिकार। कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? तो विधिक अधिकार, विधिक अधिकार है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? तो वर्ष 1985 में। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई है? वर्ष 1985 में। संवैधान राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई है? वर्ष 1985 में, वर्ष 1985 में, वर्ष 1985 में प्रदान की गई है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? तो जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित है, जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीय से, लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीय से। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीय से, लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीय से। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होना क्या है? अनिवार्य है, ठीक है। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था? निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था? वर्ष 1989 एवं 1993 में, वर्ष 1989 एवं 1993 में। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था? तो वर्ष 1989 एवं 1993 में। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 फरवरी 1985 को। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 फरवरी 1985 को। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 फरवरी 1985 में हो जाता। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 फरवरी 1985 में। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 फरवरी 1985 में। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम एक्ट 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम एक्ट बोले तो 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। तो अगला पॉइंट क्या है? संसद तथा राज्य विधानमंडलों का चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो संसद तथा राज्य विधानमंडलों का चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख आयोग के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट कमीशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त ज़बरदस्त, ठीक है ना, नमस्ते।